गुड मॉर्निंग बच्चों। ये मेरे हाथ में क्या है? मार्कर। आपने क्या कभी सोचा है कि ये मार्कर आपको दिखाई क्यों दे रहा है, या मैं खुद आपको क्यों दिखाई देता हूँ, या दुनिया की जितनी भी चीजें हैं वो हमको दिखाई क्यों देती हैं? अगर आप कभी इन चीजों के बारे में सोचेंगे तो आप पाएंगे कि ये चीजें हमें तभी दिखाई देती हैं जब हमारी आंखें खुली हो। क्या कभी आपने बंद आंखों से किसी चीज को देखा है? अगर आप अपनी आंख बंद कर लें तो क्या ये मार्कर दिखाई देगा, या मैं दिखाई दूंगा, या आपके पास बैठा हुआ कोई दूसरा विद्यार्थी आपको दिखाई देगा? जाहिर सी बात है, आप कहेंगे नहीं दिखाई देगा। वो क्यों नहीं दिखाई देता? उसको समझने के लिए हमको ये समझना पड़ेगा कि हमें दुनिया की कोई भी चीज देखने के लिए प्रकाश की जरूरत है, और प्रकाश जब तक उस वस्तु पर नहीं पड़ेगा तब तक वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। अब आप कहेंगे कि अगर सर हम आंख बंद किए हैं तो भी तो प्रकाश उस वस्तु पर पड़ रहा है। उदाहरण के लिए ये जो मार्कर मेरे हाथ में है, इस मार्कर पर तभी प्रकाश पड़ रहा है जब आपने आंख बंद कर रखी है, और जब आपने आंख खोल रखी है तब भी इस पर प्रकाश पड़ रहा है। फिर हमें आंख खोलने पर ही वस्तु दिखाई क्यों देती है? तो उसका सीधा सा कारण ये है कि कोई भी वस्तु आपको तब दिखाई देगी जब उस वस्तु पर पड़ने वाला प्रकाश उससे टकराकर आपकी आंख तक वापस आए। यानी जब प्रकाश आपकी आंख से टकराएगा, टकराने के पश्चात ही वो वस्तु आपको दिखाई देगी। अगर आपकी आंख तक प्रकाश नहीं आ रहा, जैसे आपने आंख बंद कर रखी है, तो भले ही चारों तरफ प्रकाश हो लेकिन हमें कोई भी वस्तु दिखाई नहीं देगी। तो अब आप कहेंगे कि ये प्रकाश वस्तु पर पड़ता है तो वस्तु हमें दिखाई क्यों देती है? तो बच्चों, ये दिखाई इसलिए देती है क्योंकि प्रकाश का एक गुण होता है जिसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। और ये गुण इस प्रकार से होता है कि जब किसी भी वस्तु से प्रकाश टकराता है और अगर वो वस्तु से टकराने के पश्चात वापस लौटता है तो उसे हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो प्रकाश का परावर्तन हमेशा तभी होगा जब प्रकाश किसी परावर्तक तल से टकराकर वापस लौटेगा। अब बात करते हैं परावर्तक तल से क्या आशय है। उदाहरण के लिए ये एक मिरर है, प्लेन मिरर या समतल दर्पण जिसको हम कहते हैं। जब हम समतल दर्पण की बात कर रहे हैं तो हमारा कहने का आशय ये है कि अगर इस समतल दर्पण पर कोई भी प्रकाश किरण आएगी तो आने के बाद इससे टकराएगी, और जब वो टकराएगी तो जाहिर सी बात है कि चूंकि ये परावर्तक तल से टकरा रही है तो टकराने के पश्चात वापस जाएगी। तो इस प्रकार जो प्रकाश किरण आई है उसको हम कहते हैं इंसिडेंट रे या आपतित किरण। क्या कहते हैं? आपतित किरण या इंसिडेंट रे। ये इंसिडेंट रे आपतित होने के पश्चात माध्यम पर जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम एक 90 डिग्री का कोण बनाता हुआ अभिलंब उस बिंदु से खींचते हैं, और ये जो अभिलंब होता है इसी अभिलंब से हम जो आपतित किरण है उसका झुकाव और साथ ही साथ टकरा कर जाने वाली यानी परावर्तित किरण इसका झुकाव से यहाँ हमारा आशय यह है कि हम उस किरण के आपतन कोण और परावर्तन कोण को मापने की बात कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ये किरण जब इस सरफेस से टकरा रही है तो टकराने पर कितने अंश के कोण पर आई है यह जानने के लिए हम कभी भी इस कोण को नहीं मापते। हम कोण को मापते हैं हमेशा इस अभिलंब के सहारे, यानी ये जो कोण बनता है इस कोण को हम आई से लिखते हैं, और ये हमारा कहलाता है आपतन कोण या एंगल ऑफ इंसिडेंट। इस आपतन कोण को हम आई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और टकराने के पश्चात जब प्रकाश किरण वापस जा रही है तो उसका जो एंगल है उस एंगल को भी हम इस अभिलंब या नॉर्मल के सहारे ही मापते हैं, और इसको हम आर से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसको हम कहते हैं परावर्तन कोण या एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब बात करते हैं कि इन दोनों कोणों के बीच में क्या कोई संबंध होता है। तो बच्चों, बेशक इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है, और वो संबंध ये होता है कि कोई भी प्रकाश किरण जिस
समय प्रकाश किरण टकरा रही है किसी भी माध्यम से, उदाहरण के लिए यहाँ पर हमने एक दर्पण ले रखा है, समतल दर्पण, तो जब उससे टकराते समय जितने अंश का कोण बना रही होगी, यानी जितने अंश का आपतन कोण होगा उतने ही अंश का उसका परावर्तन कोण भी होगा। यानी हम ये कह सकते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है उसके अनुसार आपका कोण I जो होगा वो कोण R के बराबर होगा, यानी आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। याद रखिएगा, ये हमारे परावर्तन का पहला नियम है कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। और ये बराबर होता है, इसको हम यहाँ से देख भी सकते हैं कि जितने अंश के कोण पर ये आएगा उतने अंश के कोण पर उतनी प्रकाश किरण वापस जाती है। थोड़ी देर बाद हम इसको प्रैक्टिकली भी करके देखेंगे कि किस प्रकार ये परावर्तन की प्रक्रिया होती है। दूसरे नियम की अगर इसकी हम बात करें तो इसका दूसरा नियम ये कहता है कि जो आपतित किरण होती है, परावर्तित किरण होती है और आपतन बिंदु, ये हमारा आपतन बिंदु, ये तीनों एक ही सरफेस पर होते हैं, यानी एक ही सतह पर होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये देखिए तीनों एक ही सतह पर हैं। ये अगर हम इसको माने कि एक मिरर है, उदाहरण के लिए अगर हम एक प्लेन मिरर लेकर के देखें तो इस प्लेन मिरर पर अगर कोई रे इंसिडेंट हो रही होगी तो वो इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे और साथ ही साथ जहां पर ये इंसिडेंट की प्रोसेस हो रही होगी आपतन बिंदु, ये तीनों इसी सरफेस पर होंगे। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि परावर्तन की प्रक्रिया में हमारे दो प्रमुख नियम होते हैं और उनमें से पहला नियम ये है कि हम हमेशा आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होगा, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दूसरे नियम की अगर हम बात करें तो हमारी जो आपतित किरण है, परावर्तित किरण है और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल पर होते हैं, यानी एक ही सरफेस पर होते हैं। तो आइए बच्चों इस प्रक्रिया को हम करके देखते हैं कि क्या प्रकाश के परावर्तन को हम वास्तव में सभी नियमों को और प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया को क्या हम प्रयोग के द्वारा सिद्ध कर सकते हैं या देख सकते हैं या समझ सकते हैं। तो उसके लिए एक छोटा सा प्रैक्टिकल है जिसके लिए हमें कुछ चीजों की जरूरत है। वो चीजें क्या है, हमारे पास एक प्लेन मिरर होना चाहिए और उसके बाद हमारे पास एक पेंसिल होनी चाहिए, उम्मीद है सबके पास होगी घर पे, और एक स्केल यानी कि पटरी, और एक हमारे पास एंगल मेजरमेंट करने के लिए होना चाहिए, और साथ ही साथ हमारे पास कुछ पिन्स होनी चाहिए। पिन्स की जरूरत हमको पड़ेगी, पेपर पिन्स आप ले सकते हैं, और इनकी सहायता से आइए हम करके देखते हैं कि किस प्रकार हम प्रकाश के परावर्तन के नियमों को कर सकते हैं, उनको समझ सकते हैं। तो अब हम करने जा रहे हैं प्रकाश के परावर्तन से संबंधित एक प्रैक्टिकल। तो बच्चों आज हम प्रैक्टिकल के थ्रू ये देखने वाले हैं कि किस प्रकार हमारे प्रकाश के परावर्तन की प्रक्रिया होती है। ये देखिए यहाँ पर एक जो लाइन दिख रही है आपको, ये लाइन वास्तव में हमने बनाया है मिरर, और ये मिरर हमारा कैसा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये प्लेन मिरर है। तो इसकी जगह पर हम एक प्लेन मिरर रखने वाले हैं। ये एक प्लेन मिरर रख दिया गया। रखते समय एक बात का आप ध्यान दीजिएगा कि इस प्लेन मिरर को इस प्रकार रखिएगा कि ये प्लेन मिरर 90 डिग्री पर रहे, यानी अगर हम पेपर से इस प्लेन मिरर तक का एंगल देखना चाहें तो वो हमको 90 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि अगर ये थोड़ा भी इधर उधर झुका रहेगा तो उससे जो हमारा एक्चुअल एंगल आना चाहिए इंसिडेंट का और रिफ्लेक्शन का वो हमको प्राप्त नहीं होगा। हमने इसको रख दिया है, और रखने के बाद हम कोई भी एक आपतन कोण ले लेते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक रे दिखाई दे रही होगी आपको, इस रे के थ्रू हमने एक आपतन कोण ले रखा है, और इस आपतन कोण के थ्रू ही हम आगे के परावर्तन के नियमों को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ये है हमारी आपतित किरण, और इस आपतित किरण, जैसा कि आप देख रहे हैं, इस आपतित किरण ये आपतित किरण जाकर टकराती है। टकराने के बाद जब ये हमारे मिरर से टकराएगी तो जाहिर सी बात है परावर्तन होगा, और उस परावर्तन को समझने के लिए हमने क्या कर रखा है कि इसी आपतित किरण में दो पिन आप कहीं पर भी गाड़ सकते हैं। याद रहे
कि जब आप इस पिन को गाड़ रहे हो तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि पिन उसी रे पर गड़नी चाहिए। रे से इधर उधर आप करेंगे तो फिर आपका परावर्तन कोण नहीं आएगा सही से। तो ये 2 रे आपने गाड़ दी हैं और इसके बाद अब हम करने जा रहे हैं कि इन दोनों पिंस के थ्रू अब हम इधर देखेंगे कि टकरा करके किस प्रकाश किरण हमारी इधर वापस आ रही है। उसके लिए जब हम मिरर पे देखेंगे तो इसके ठीक सामने आपको कुछ पॉइंट्स दिखाई देंगे, यानी जो रिफ्लेक्ट हो रही है रे उस पर, और फिर हम उन जगहों पर भी पिन लगा देंगे। कम से कम 2 पिन का प्रयोग करें ताकि जो हमारी रे बनने वाली है वो रे थोड़ा सा क्लियर हो जाए। याद रखें कि ये जो पिन आप लगाने वाले हैं वो दोनों पिन एकदम सीध में होनी चाहिए ताकि आपका जो परावर्तन है वो परावर्तित किरण हम स्पष्ट रूप से दिखा सकें। तो ये जो हम अगर अब देखें इनको तो ये एकदम सीधी रेखा में आ रही हैं। जी बिल्कुल एकदम सीधी रेखा में है। अब हम इनको हटाते हैं और इनकी जगह पर बिंदु बना देते हैं और अब हम इनको मिलाने जा रहे हैं। और जब हम इनको मिला रहे हैं तो हम स्पष्ट रूप से देख पाएंगे कि ये जो हमारी आपतित किरण थी, अगर हम इधर की किरण को नाम देना चाहें तो आपने ऊपर जब बोर्ड में चित्र देखा था तो हमने इसको नाम दिया था परावर्तित किरण। तो वो हमारी आपतित किरण थी और ये हमारी परावर्तित किरण, यानी रिफ्लेक्टेड रेज। और अब हम प्रकाश के परावर्तन के नियम यदि देखना चाहें तो हमारा पहला नियम था कि जो हमारा आपतन कोण होगा वो परावर्तन कोण के बराबर होगा। और आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर नापने के लिए हमने बताया था कि ये हमेशा अभिलंब से नापते हैं और हमारा अभिलंब ये है। अब इस अभिलंब में अगर हम कोण नापना चाहें तो देखिए कोण नापने का तरीका आपको पता ही होगा कि उस बिंदु पर हम रखते हैं इसका मध्य बिंदु, और जो कोण आ रहा है वो 40 डिग्री का आ रहा है, यानी हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंट दैट इज 40 डिग्री। इसको हम आई से रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर हम एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन नापना चाहें तो अब देखिए कि एग्जैक्ट 40 डिग्री आ रहा है, दिखाई दे रहा होगा आपको कि जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आया वो भी हमारा 40 डिग्री आया, यानी कि आर जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं आर से। तो इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि इस तरीके से हम पहला नियम हमारा स्पष्ट हो रहा है। तो प्रकाश के परावर्तन की बात करते हैं तो परावर्तन में जैसे कि हमारी आपतित किरण थी वो जब परावर्तित होकर गई तो आपतन कोण हमारा 40 अंश था और हमारा जो परावर्तन कोण था वो भी 40 अंश था। तो इससे एक चीज तो स्पष्ट हो गई कि जो प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम हमारा था कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है, वो सिद्ध हो गया। दूसरा नियम हमारा ये था कि जो हमारा आपतित किरण होगी, ये आपको दिखाई दे रहा है, परावर्तित किरण होगी और आपतन बिंदु। आपतन बिंदु कौन है? आपतन बिंदु वह बिंदु होता है जहां पर प्रकाश किरण आकर के माध्यम से टकरा रही होती है। जैसे कि यहाँ पर हमारे दर्पण से ये किरण आकर यहाँ टकरा रही है तो ये इसका आपतन बिंदु हुआ। तो आपतन बिंदु, आपतित किरण और परावर्तित किरण ये तीनों कहाँ पर होंगे? एक बिंदु पर। यानी प्रकाश के जो परावर्तन के दोनों मूल नियम थे कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, वो हमने इससे करके देख लिया है। हमारा जो एंगल ऑफ इंसिडेंट 40 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 40 डिग्री, यानी कोण आई बराबर कोण आ गया। दूसरा नियम हमारा ये था कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों एक ही तल पर होते हैं। आप देखिए तीनों इसी तल पर, ये हमारा तल था और इसी तल पर हमारे
आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु पर अभिलंब, ये तीनों के तीनों एक ही तल पर आए हैं। इसका मतलब हम प्रकाश के परावर्तन, इसका मतलब ये है कि हमने समतल दर्पण के द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दोनों नियमों को प्रयोग द्वारा सिद्ध कर दिया है। अब बात ये आती है कि क्या सिर्फ समतल दर्पण से प्रकाश का परावर्तन होगा या समतल दर्पण के अलावा हमारे पास दर्पण के और भी प्रकार मौजूद हैं। उसको जानने के लिए हम एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट लेंगे जिसको आप स्पून या चम्मच कहते हैं। चम्मच की खास बात यह होती है कि चम्मच का एक सिरा जो झुका हुआ है और दूसरा सिरा उठा हुआ है। अगर हम इस सिरे की तरफ यानी जो सिरा हमारा दबा हुआ है उधर अगर हम कोई वस्तु रखें या अपनी शक्ल देखें तो हमें अपना प्रतिबिंब उल्टा दिखाई देता है, और जबकि हम उठे हुए सिरे की तरफ अपना प्रतिबिंब देखें तो ये सीधा दिखाई देता है। इसका कुछ ना कुछ तो कारण जरूर है। तो आइए जानते हैं इसका कारण क्या है। कारण इसका जानने के लिए हमको ये जानना पड़ेगा कि दर्पण के और कौन से प्रकार होते हैं। उसके लिए हम क्या करें कि अगर हम किसी गोले से दर्पण को काटें तो दर्पण को काटने पर हमारे पास दो प्रकार के दर्पण प्राप्त होंगे। एक वो दर्पण प्राप्त होगा जिस दर्पण में अगर हम पीछे पॉलिश करें तो उसका परावर्तक तल दबा हुआ होगा, और दूसरा वो प्राप्त होगा जिसका परावर्तक तल उठा हुआ होगा। इसी आधार पर हम इन दर्पणों का नाम रखते हैं, और जिस दर्पण में परावर्तक तल दबा हुआ है उसे हम कहते हैं अवतल, यानी जिसका तल दबा हुआ या झुका हुआ उसे हम अवतल दर्पण नाम देते हैं। और दूसरा जिसमें हमारा परावर्तक तल उठा हुआ होता है उसे हम उत्तल दर्पण का नाम देते हैं, यानी कि कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर और कॉन्केव मिरर दो प्रकार के हमारे पास मिरर हैं। अब बात ये करते हैं कि इन मिरर्स की हम पहचान कैसे कर सकते हैं, कैसे हम बताएंगे कि ये हमारा अवतल है या उत्तल है। तो एक तरीका तो ये है कि हम इसके परावर्तक तल को देखें। अगर हम इसको गौर से देखें या स्पर्श करें तो स्पर्श करने पर हमको पता चलेगा कि एक दर्पण का जो ये परावर्तक तल है ये उठा हुआ है और दूसरे का परावर्तक तल दबा हुआ है। जिसका दबा हुआ है उसको हम अवतल, यानी जिसका तल दबा हुआ है उसको हम अवतल दर्पण या कॉन्केव मिरर कहते हैं, और जिसका परावर्तक तल उठा हुआ है उसको हम उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। लेकिन एक बात ये पैदा होती है, क्या हम इनकी पहचान सिर्फ स्पर्श करके कर सकते हैं या कोई और तरीका है? तो बेशक इसका एक और तरीका है, और वो तरीका ये है कि अगर हम इसे प्रतिबिंब देखें तो जैसे अगर आप इसके प्रतिबिंब देखेंगे तो प्रतिबिंब देखते समय एक मिरर में प्रतिबिंब आपका बड़ा होता जाएगा और दूसरे मिरर पे आपका प्रतिबिंब छोटा होता चला जाएगा। तो हम प्रतिबिंब के द्वारा भी ये पहचान कर सकते हैं कि हमारा जो दर्पण है वो कौन सा उत्तल है और कौन सा अवतल है। उसके अलावा अगर हम बात करें तो इन दर्पणों की कुछ खास बातें होती हैं जिनके द्वारा हम ये पहचान कर सकते हैं कि ये काम उत्तल दर्पण का है या अवतल दर्पण का है। उदाहरण के लिए अगर आप सूर्य का प्रकाश दर्पण पर लगातार आपतित होने दें और वो आपतित प्रकाश यदि परावर्तित होकर किसी कागज पर पड़े तो उस कागज पर पड़ने के बाद अक्सर आपने देखा होगा कि वो कागज थोड़ा सा जल जाता है। तो क्या ये प्रक्रिया दोनों दर्पणों के द्वारा संभव है, यानी कि अवतल दर्पण भी ये काम कर देगा और उत्तल दर्पण भी ये काम कर देगा? बिल्कुल नहीं। आप अगर ये प्रयोग करके देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि अवतल दर्पण पर जो प्रकाश आपतित हो रहा था वो प्रकाश आपतित होने के बाद यदि परावर्तित होने के पश्चात कागज पर लगातार पड़ता रहेगा तो अवतल दर्पण उस कागज को जलाने की क्षमता रखता है, यानी अगर प्रकाश लगातार आपतित हो रहा है तो उस जगह पर वो कागज जल जाएगा। जबकि उत्तल दर्पण में ये प्रक्रिया संभव नहीं है, यानी उसमें कागज नहीं जलेगा। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि अवतल दर्पण की एक खास बात होती है कि उसमें जितनी भी प्रकाश किरणें आपतित होती हैं वो आपतित होने के बाद जब परावर्तित होंगी तो किसी एक बिंदु पर मिलती हैं, जबकि उत्तल दर्पण में ये नहीं होता। हम अगर बात करें अवतल दर्पण की तो अवतल दर्पण में जो प्रकाश किरणें हैं वो एक बिंदु पर मिलेंगी, वहीं पर अगर हम जैसे स्पष्ट रूप से इस पे दिखाई दे रहा है कि सभी प्रकाश किरणें इस बिंदु पर मिल रही हैं। इस बिंदु को हम F यानी कि मुख्य फोकस कहते हैं।
मुख्य फोकस का हमारा तात्पर्य क्या है? मुख्य फोकस क्या है? वह बिंदु है जिस पर सभी प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मिलती हैं। जैसे आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं कि ये आपकी प्रकाश किरण है जो आ रही है और आने के पश्चात देखिए इससे टकराएगी। टकराने के पश्चात क्या होगा? इसमें परावर्तन होगा और परावर्तन के पश्चात ये प्रकाश किरण कहां पर मिलती हैं? सब की सब F पर मिलती है। यानी ये सभी की सभी प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर परावर्तन के पश्चात मिल रही हैं उसको हम मुख्य फोकस कहते हैं। और मुख्य फोकस जो है वो अवतल दर्पण का मुख्य फोकस आपको दिखाई दे रहा है कि जिससे ये काटा गया है, यानी जिस गोले से ये काटा गया है उसकी केंद्र की तरफ। वहीं पर अगर हम इसी प्रक्रिया को अवतल की जगह उत्तल दर्पण पर देखें तो उत्तल दर्पण पर क्या होगा? देखिए, उत्तल दर्पण पर अगर यही प्रकाश किरणें जा रही हैं तो वो परावर्तन के पश्चात एक बिंदु पर एकत्रित होती नजर आती या प्रतीत होती, लेकिन वास्तव में ये इस बिंदु पर एकत्रित नहीं हो रही होती हैं। ये एक प्रकार से आभासी प्रतिबिंब बनाती हैं। यहाँ पर एक बात और गौर करने वाली है कि प्रतिबिंब हमारे सिर्फ और सिर्फ दो प्रकार से बन सकते हैं। एक होता है हमारा वास्तविक प्रतिबिंब, यानी जितने भी हमारे दर्पण होंगे उन दर्पणों में प्रतिबिंब की अगर हम बात करें तो दो प्रकार के प्रतिबिंब बनते हैं, आभासी यानी वर्चुअल और वास्तविक यानी कि रियल। अब आप कहेंगे ये वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब क्या है? तो वास्तविक प्रतिबिंब का मतलब ये है कि जब आपने देखा अवतल दर्पण में जब प्रकाश किरणें टकरा रही थी तो टकराने के पश्चात मुख्य फोकस पर वास्तव में मिलती है, यानी यहाँ पर प्रतिबिंब बनता है और ये प्रतिबिंब बनता है, इसीलिए प्रतिबिंब कौन सा कहलाता है? वास्तविक यानी कि रियल इमेज कहलाता है। जबकि यही प्रयोग जब हमने किया तो हमारे उत्तल दर्पण पर प्रतिबिंब बनता नहीं है बल्कि बनता हुआ प्रतीत होता है दर्पण के पीछे, इसलिए हम इसको आभासी प्रतिबिंब कहते हैं। एक चीज और गौर करने वाली है कि आपने ये देखा कि जो हमारा अवतल दर्पण था उससे टकराने के बाद सभी प्रकाश किरणें एक जगह वास्तव में इकट्ठा हुई। यही कारण था कि इसने क्या किया? सभी की सभी प्रकाश किरणों को एक जगह इकट्ठा किया, जिसके कारण कागज जल गया था। जबकि हमारे उत्तल दर्पण पे क्या हुआ कि प्रकाश किरणें फैल गई और फैलने के बाद या उन किरणों के फैलने से वो एक जगह पर केंद्रित नहीं हुई और वो कागज नहीं जला। इसका मतलब कि सिर्फ और सिर्फ कौन सा दर्पण कागज को जला पाया? अवतल दर्पण। इसका आशय यह है कि अवतल दर्पण सभी की सभी प्रकाश किरणों को एक जगह पर एकत्रित करता है और उत्तल दर्पण जो होता है वो उनको स्कैटर कर देता है, यानी कि बिखेर देता है या फैला देता है। इसी के आधार पर इन दोनों दर्पणों को दो नाम दिए गए। एक दिया गया कि कन्वर्जिंग लेंस कौन सा, कन्वर्जिंग मिरर कौन सा, दूसरा डाइवर्जिंग मिरर कौन सा। तो आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि कौन सा कन्वर्ज कर रहा है? हमारा जो कन्वर्जिंग की प्रोसेस हो रही है वो किसमें हो रही है? अवतल दर्पण में। यानी एक जगह पर कौन सी किरणें इकट्ठी हो रही हैं? अवतल दर्पण में, इसलिए हमको इसको क्या कहेंगे? कन्वर्जिंग मिरर कहेंगे। और दूसरा हमारा जो उत्तल दर्पण है वो प्रकाश किरणों को क्या कर रहा था? स्कैटर कर दे रहा था, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? इसको हम कहेंगे डाइवर्जिंग मिरर। तो इस प्रकार से हमारे जो दर्पण होते हैं वो मुख्य प्रकार से तीन हुए। पहला हमारा समतल दर्पण हुआ, दूसरे हमारे गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण में कितने प्रकार के दर्पण आते हैं? दो प्रकार के, अवतल और उत्तल। तो इस प्रकार हमने प्रकाश के परावर्तन में ये जाना कि प्रकाश का परावर्तन समतल दर्पण के साथ साथ गोलीय दर्पणों में भी होता है। और गोलीय दर्पण हमारे कितने प्रकार के हुए? अवतल हुआ और उत्तल हुआ, यानी दो प्रकार के गोलीय दर्पण हुए।